हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों 1000 प्रश्नों की सीरीज का क्लास नंबर 3। साथियों इस क्लास में साथियों हम क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 90 तक देखने वाले हैं। साथियों इस क्लास में दिसंबर 2022 में जो सी टेट का एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर भी सम्मिलित किए गए हैं। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 61, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। साथियों जो बाल विकास के क्षेत्र हैं उनमें हाल ही के जो सिद्धांत है वह क्या सुझावित करते हैं कि बाल विकास किस चीज से प्रभावित होता है? आनुवांशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से या सामाजिक नीतियों से? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? साथियों जो बालक का विकास है वह आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा से भी प्रभावित होता है और संस्कृति से भी प्रभावित होता है, साथ में सामाजिक नीतियों से भी प्रभावित होता है। साथियों आप सभी जानते हैं जो बालक का विकास है वो आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों से प्रभावित होता है और शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक नीतियां ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? वातावरण के अंतर्गत आती हैं, यानी इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। इसलिए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है, अव्यवस्थित रूप से होता है, किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है, पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है? बताइए साथियों जो बच्चों का विकास होता है वह किस प्रकार से होता है? क्या साथियों विद्यालयीकरण का परिणाम है बच्चों का विकास? तो ऐसा नहीं है। पूरे विश्व के सभी बच्चों की साथियों जो विकास दर है वह क्या समान होती है? ऐसा भी नहीं है। सभी बच्चों की विकास दर क्या होती है? वैयक्तिक होती है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बच्चों का विकास होता है। क्या विकास साथियों अव्यवस्थित रूप से होता है यानी अचानक होने लगता है? तो ऐसा भी नहीं है। विकास क्या होता है? एक निश्चित व्यवस्थित रूप से होता है और स्वाभाविक रूप से होता है तथा वैयक्तिक होता है, यानी वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर होता है। किसी का विकास तेजी से होता है, किसी का विकास धीमी गति से होता है, परंतु साथियों एक समान दर से सभी का विकास पूरे विश्व में नहीं होता। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, छोटे बच्चों में समाजीकरण का डॉट डॉट प्राथमिक कारक या संस्था है और डॉट डॉट द्वितीयक कारक या संस्था है? बताइए प्राथमिक और द्वितीयक संस्था पूछी गई है बालक के समाजीकरण का। साथियों जब बालक जन्म लेता है तो वह जन्म से सामाजिक नहीं होता बल्कि जन्म के बाद प्रथम व्यक्ति के संपर्क में आने से वह क्या होता है? सामाजिक बनता है। तो साथियों जो क्या कहते हैं समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है वह साथियों परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। और द्वितीयक संस्था क्या होती है साथियों? विद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, आस पड़ोस हो गया, ये सारी क्या है साथियों? द्वितीयक प्राथमिक वो समाजीकरण की संस्थाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? परिवार, पुस्तकालय, अभिभावकों का कार्यस्थल या आस पड़ोस, संचार माध्यम या परिवार, कानून या धार्मिक संगठन? बताइए साथियों जो प्राथमिक संस्था है वह है परिवार, अर्थात ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण का जो प्राथमिक कारण है वह परिवार है और द्वितीय कारक पुस्तकालय है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में स्पष्ट समझ बना लेते हैं? साथियों जीन पियाजे ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं साथियों? 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी साथियों? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन्होंने साथियों आत्मसातीकरण जिसे समावेशन बोला जाता है और समायोजन जैसे टर्म भी दिए हैं, इनके बारे में भी बताया। पियाजे ने साथियों बच्चों को क्या कहा है? नन्हे वैज्ञानिक भी कहा। यदि साथियों आपने पियाजे का वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको उससे बहुत मदद मिलने वाली है। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में स्पष्ट समझ क्या करते हैं? बना लेते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? बताइए साथियों किस अवस्था के बच्चे होंगे जो वर्तमान में और भविष्य में और बीते हुए समय के बीच क्या करेंगे? स्पष्ट समझ बना लेंगे। तो साथियों जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे होंगे यानी साथियों जो
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे होंगे वह इस चीज में समझ बना लेंगे, यानी 7 से जो 11 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे होंगे वह यह समझ बना लेते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संवेदी पेशी अवस्था साथियों 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था, और अमूर्त 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत या संकल्पनाएं? बताइए साथियों। बुनियादी निर्मितियों, साथियों घुमाया गया है क्वेश्चन को और आसान है इसका आंसर। बताइए क्या हो जाएगा साथियों। स्कीमा के बारे में किसने बताया है? पियाजे महोदय ने बताया। और साथियों स्कीमा क्या होता है? ज्ञान की प्राथमिक इकाई यानी प्रथम इकाई, ज्ञान की एक इकाई होती है, यानी बुनियादी निर्मिति की। क्यों कहा गया है? क्योंकि स्कीमा जो है वह प्राथमिक होता है और प्राथमिक को ही बुनियाद ही कहा जाता है। इसलिए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चिंतन की जो बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में माना है? स्कीमा के रूप में। ऑप्शन बी। साथियों क्वेश्चन नंबर 66, लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डॉट डॉट विकास को डॉट डॉट आकार देता है। सामाजिक विकास को आनुवंशिक कारक आकार देता है, संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देती है, या भावनात्मक विकास को प्रकृति आकार देती है, या शारीरिक विकास को संवेग आकृति देते हैं? बताइए साथियों। साथियों लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति क्या करती है? आकार देता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या नाम है? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 साथियों, लेओ वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? यानी लेओ वाइगोत्स्की महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है इसमें किसकी भूमिका पर बल दिया है? भाषा की, संज्ञानात्मक द्वंद्व की, सहज क्रियाओं की, या स्कीमा की? बताइए साथियों। स्कीमा के बारे में तो किसने बताया है? पियाजे महोदय ने बताया, अर्थात ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा। साथियों इन्होंने जो लेओ वाइगोत्स्की महोदय थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण माना है जिसकी भूमिका पर इन्होंने बल दिया है वह है साथियों भाषा। इन्होंने भाषा की भूमिका पर बल दिया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलवर के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लेओ वाइगोत्स्की, जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, या वी एफ स्किनर? बताइए साथियों। बी एफ स्किनर इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है, अधिगम का इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे ने साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। परंतु साथियों जो नैतिक विकास का सिद्धांत है लॉरेंस कोहलवर के अलावा जीन पियाजे महोदय ने भी इसके बारे में बताया है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 साथियों 69, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए, गैर लचीला होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, अनजान होना चाहिए? बताइए। एक अध्यापक हैं, उनको अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां जो हैं उनके बारे में किस प्रकार की उनकी प्रकृति होनी चाहिए? तो साथियों उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? लचीला एवं सुनम्य होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 साथियों, बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता के कारण, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन? बताइए साथियों। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? तो साथियों जो बुद्धि लब्धि के परीक्षण है इनकी आलोचना प्रायः इसलिए की जाती है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से क्या है? ग्रसित हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 71, जेंडर डॉट डॉट निर्मित है जबकि लिंग डॉट डॉट निर्मित है? बताइए साथियों। साथियों जो जेंडर है यह एक सामाजिक संरचना है। कैसी है साथियों? जेंडर एक सामाजिक संरचना है, परंतु साथियों जो लिंग है यह एक जैविक संरचना है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उनको अनदेखा कर देना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए, दमन करना चाहिए? बताइए। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज और सुगम बनाने के लिए वैयक्तिक विभिन्नता, यानी साथियों आप वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में जानते हैं, सभी बालकों में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, तो उनके संबंध में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए?
तो साथियों उनको महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनको मिटाना भी नहीं चाहिए और उनका दमन भी नहीं करना चाहिए। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। बताइए साथियों, जो आकलन है, मूल्यांकन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? साथियों इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ को बनाना। यानी विद्यार्थी सीख रहे हैं, उनकी प्रगति हो रही है सीखने में या नहीं हो रही, इसकी समझ को बनाने के लिए आकलन किया जाना चाहिए। यानी आकलन का यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों में परस्पर अंत क्रिया को निरुत्साहित करना। बताइए साथियों कौन सी विधि है जो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करेगी? साथियों बंद अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं? जैसे आपने किसी से पूछ लिया कि बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, साथियों ये बंद अंत वाला प्रश्न है। परंतु साथियों खुले अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं? मान लीजिए आपने बच्चों से कह दिया कि आप अपने मोहल्ले की गंदगी को कैसे साफ करेंगे, तो ये खुले अंत वाला प्रश्न हो गया। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जो समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने वाला पॉइंट होगा या ऑप्शन होगा, वह होगा विद्यार्थियों को विचार विमर्श हेतु क्या करना, समय देना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? साथियों जो सुविधा वंचित समूह के बच्चे हैं, सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थी हैं, उनके समावेशन में किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाओं के कारण, बाल केंद्रित उपागम के कारण, रचनात्मक आकलन के कारण, या वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना। बताइए अवरोध किसकी वजह से उत्पन्न होता है? क्या वैयक्तिक विभिन्नताएं के ध्यान रखने पर अवरोध उत्पन्न होगा, या रचनात्मक आकलन पर अवरोध उत्पन्न होगा, या बालक केंद्रित उपागम होने पर अवरोध उत्पन्न होगा? तो ऐसा नहीं है, बल्कि रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाओं की वजह से अवरोध उत्पन्न होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? स्केच बनाने में, वाचन में, देखने में, या सुनने में? बताइए साथियों जो पठन वैकल्य है यह प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? तो साथियों जो पठन वैकल्य है यह स्केच बनाने में क्या करेगा, चुनौती का कारण बनेगा। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे लेवल का साथियों यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग नहीं है? क्रोध, प्यार, भय या स्मृति? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है जो संवेग नहीं है? क्रोध एक संवेग है, प्यार एक संवेग है, भय एक संवेग है, परंतु स्मृति कोई संवेग नहीं है। स्मृति साथियों यानी मेमोरी होती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, आवेगशीलता, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। बताइए साथियों जो स्वलीन विकार से जूझते बच्चे यानी स्वयं पर लीन रहना, स्वयं से बातें करने वाले बच्चे एक प्रकार से कह सकते हैं, वह साथियों समाज में ज्यादा अच्छे से संप्रेषण भी नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों की बात की गई है। जूझते विद्यार्थियों के प्रतिनिधिक पहचान विशेषता क्या हो सकती है? इनकी पहचान की विशेषता क्या हो सकती है? तो साथियों ये अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, मैंने अभी बताया कि यह अच्छी तरीके से संप्रेषण नहीं कर पाते, यानी संप्रेषण कौशल में क्या होते हैं, निपुण नहीं होते। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 साथियों, बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? बुद्धि के निम्न स्तर से, बोधगम्यता का उच्च स्तर, कार्यों को आसानी से छोड़ देना, छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। बताइए बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है, यानी साथियों दिखाई देती है? तो साथियों जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे उनका बोधगम्य स्तर क्या होगा, उच्च होगा। वह निम्न बुद्धि स्तर के नहीं होंगे, वह कार्यों को आसानी से नहीं छोड़ेंगे, वह छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके
करेंगे, अच्छा अक्षमता उनमें नहीं होगी उनके ध्यान केंद्रित करने की, बल्कि वह सक्षम होंगे इस चीज में, यानी उनमें बोधगम्यता का स्तर उच्च होगा। यह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 साथियों, विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए, सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देने पर, पाठ्य पुस्तक से सीखने पर, संदर्भ रहित अधिगम पर, या रचनात्मक अधिगम पर। बताइए साथियों, बहुत आसान क्वेश्चन है। विद्यालय जो है उनको किस पर बल देना चाहिए, क्या साथियों सीखी हुई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना चाहिए, या यूं कहें कि जो पुस्तक पर लिखा है उसको ज्यों का त्यों छाप लेना कॉपी में, तो ऐसा नहीं। पाठ्य पुस्तकों से ही सिखाना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं। क्या संदर्भ रहित अधिगम कराना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। क्या कराना चाहिए साथियों, रचनात्मक अधिगम कराना चाहिए, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। साथियों, ऐसा अधिगम परिवेश सृजित करना जिससे बालकों को क्या हो, प्रेरणा मिले। स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, स्व आकलन हेतु अवसर देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देना, मानकीकृत पाठचर्या का अनुसरण करना। बताइए साथियों, जो मानकीकृत पाठचर्या का अनुसरण है यह एक निगेटिव पॉइंट है। विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा दे देना यह भी एक निगेटिव पॉइंट है। स्व अधिगम के लिए क्या अवसर कम कर देंगे, तो ऐसा भी आप नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, स्व आकलन हेतु क्या करेंगे, अवसर प्रदान करेंगे, जिससे बालकों में प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर साथियों 82, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। कार्यात्मक स्थिरता के कारण, संज्ञानात्मक सुनम्यता या लचीलेपन के कारण, अपसारी चिंतन के कारण, या विमर्शनात्मक लेखन के कारण, यानी विचार विमर्श द्वारा किए गए लेखन के कारण। बताइए किसके कारण समस्या समाधान में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो साथियों, जो कार्यात्मक स्थिरता आ जाएगी इसके कारण क्या होगा, समस्या समाधान में क्या होगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 साथियों, भावनाएं डॉट डॉट अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, परंतु स्मृति पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी। ना तो अधिगम को प्रभावित करती हैं और ना ही स्मृति को प्रभावित करती हैं। बताइए साथियों, भावनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। साथियों, जो भावनाएं हैं यह अधिगम को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, और साथ में साथियों स्मृति को भी प्रभावित करती हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो, उनके जीवन से संबंधित हो, या अमूर्त ही बहुत ही अमूर्त हो। बताइए साथियों, कोई भी विद्यार्थी है वो सीखने के लिए कब अभिप्रेरित होंगे, तब होंगे जब कोई कार्य उनके जीवन से संबंधित हो, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए, वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। बताइए विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो साथियों, इसके लिए अध्यापक को विषय से संबंधित जो शब्द जाल है इसके प्रयोग से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना, विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव, बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। साथियों, विद्यालयी संस्कृति से जो विमुखता का भाव है इसके कारण क्या होता है, अधिगम में क्या होती है, उत्पन्न होती है साथियों, बाधा उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैयों के अधिग्रहण और अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, या शारीरिक विकास। बताइए साथियों, समाज के कौशलों, मूल्यों और रवैयों के साथ अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते, अर्थात साथियों इस किसकी बात हुई है, यह सामाजिक विकास की बात हुई है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। आनुवांशिक, भौतिक वातावरण, या सामाजिक परिवेश। बताइए कौन से कारक हैं जो बच्चे के
संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं। तो साथियों ये तीनों कारक हैं, ये बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं, यानी ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, वह क्या कहलाती है? पाढ़, समाजीकरण, अधिसंज्ञान या एकीकरण? बताइए। वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी, अपने अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी साथियों? यह समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 साथियों, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं, को क्या कहते हैं? निरस्ता साथियों, अनुबंधन, संतुलीकरण या अनुकूलन? बताइए। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? बच्चे जिसमें बच्चे नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने पुराने स्कीमा में बदलाव करते हैं, तो उस प्रक्रिया को साथियों संतुलीकरण या साम्य धारण कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 90 तक आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही वाली बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।